नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 11 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के एक प्रमुख तथ्य की भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाइड्रोजन ऊर्जा वाहक नहीं अपितु ऊर्जा का स्रोत है। प्रमुख रूप से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का उपयोग जब भी हम किसी भी तरह से ईंधन के रूप में कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलने की आवश्यकता है, विद्युत में बदलने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, हाइड्रोजन एक तरह से माना जाता है कि ऊर्जा का प्रमुख रूप से वो एक वाहक है, वह स्वयं में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसीलिए आप देखें, जो भी हमारे हाइड्रोजन से संबंधित वाहन होते हैं उसमें फ्यूल सेल स्टैक होता है और ये जो फ्यूल सेल स्टैक होता है इसी के माध्यम से अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो जो भी एक तरह से हाइड्रोजन का भाग है उसको प्रमुख रूप से परिवर्तित किया जाता है विद्युत में, जिसका उपयोग किया जा सकता है किसी भी कार या किसी भी वाहन को ऊर्जा देने के लिए। इस आधार पर आप देखें तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, एक ईंधन सेल में ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के माध्यम से ऑक्सीकरण एजेंटों के उपयोग के जरिए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो फ्यूल सेल में यही प्रक्रिया होती है कि जो रासायनिक ऊर्जा है हाइड्रोजन की उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तीसरा, चूंकि ईंधन सेल वाहनों को चलाने के लिए विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रिक वाहन कहा जाता है। जब हम इलेक्ट्रिक सेल वाहनों की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा हमने दूसरे कथन में भी देखा, रासायनिक ऊर्जा को सामान्य तौर पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और उसी का उपयोग होता है किसी भी तरह की शक्ति प्रदान करने के लिए वाहन को, इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहन कहा जाता है। इसीलिए तीसरा कथन सत्य है, पहला असत्य है। 2 और 3 सत्य है, यानी उत्तर है हमारा बी, केवल 2 और 3 सत्य कथन है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि प्रमुख रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करके जो भी वाहन संचालित हो सकते हैं वो प्रक्रिया भारत में प्रारंभ की गई है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में स्वयं रूप में पहला जो हाइड्रोजन का फ्यूल सेल है उसको एक तरह से विकसित किया गया है और उसके माध्यम से एक बस का संचालन किया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भविष्य में अगर हम देखें तो ईंधन के रूप में जो हमारे परिवहन का क्षेत्र है वहाँ पर हाइड्रोजन के लिए स्थितियाँ मजबूत हो रही हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की स्थितियों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन की तो वहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं उनका प्रमुख रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका प्रमुख रूप से 90% लगभग उत्पादन चिली, अर्जेंटीना, बोलोविया, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों में होता है। तो हम एक तरह से बाहरी आपूर्ति पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे और अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये हमारे लिए समस्या बनाएगा। यही कारण है कि भारत हाइड्रोजन पर आधारित जो फ्यूल सेल है उसके आधार पर वाहनों की स्थितियों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। रबर एवं रबर बागानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राकृतिक रबर में 2 भागों में फटने के प्रतिरोध के साथ साथ उच्च तन्यता क्षमता और कंपन को कम करने वाले गुण होते हैं, जिसके कारण सिंथेटिक रबर के स्थान पर इसे प्राथमिकता दी जाती है। जब हम प्राकृतिक रबर की बात करते हैं तो इसमें किसी भी तरह की टीयरिंग होना यानी 2 टुकड़ों में उसका फट जाना, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जब इसमें हम बात करते हैं इसकी तन्यता यानी कितना इसमें खिंचाव सहने की क्षमता होती है तो वह सिंथेटिक रबर की तुलना में ज़्यादा होती है। साथ साथ अगर हम बात करें कंपन को सहने की क्षमता, तो इस रूप में प्राकृतिक रबर को काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है सिंथेटिक रबर की तुलना में। तो पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा, 2019 के खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डाटाबेस के अनुसार थाईलैंड दुनिया में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये कथन सत्य है और इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन आदि का स्थान आता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो भारत का जो स्थान है वो चौथे स्थान पर आ जाता है दुनिया में प्राकृतिक रबर के अगर हम उत्पादन की बात करें। तीसरा कथन, कर्नाटक भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। जब हम भारत में रबर उत्पादन की बात करते हैं तो हम 6 लाख टन से अधिक रबर का प्रमुख रूप से प्राकृतिक रूप से उत्पादन करते हैं। इसमें भी अगर हम 4 लाख टन रबर की बात करें तो इसका उत्पादन अकेले केरल के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके बाद की स्थितियों में अगर हम देखें तो दूसरे स्थान पर प्रमुख रूप से त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से आ जाता है कर्नाटक। तो इस रूप में अगर हम देखें तो कर्नाटक का तीसरा स्थान है, न कि पहला। इस आधार पर तीसरा कथन असत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है ए, केवल 1 और 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि केरल में
जो भी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है वहां पर पिछले लंबे समय से रबर के जो मूल्य हैं वो तेजी से गिरे हैं। केरल में रबर के जो उत्पादक किसान हैं उनके द्वारा बाजार में जो मूल्य है उसके संदर्भ में कुछ सुधार करने के लिए प्रमुख रूप से मांग की जा रही है। तीसरा कथन हम देखते हैं, भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधान 97 संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग 9A नगर पालिका के ठीक बाद एक नया भाग 9B जोड़ा गया। तो पहला कथन अगर हम देखें तो ये सत्य है, यानी 97वां जो भारत में संविधान संशोधन किया गया उसके माध्यम से प्रावधान प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 9B इसको भारतीय संविधान में एक तरह से शामिल किया गया है। इस प्रकार हमारा पहला कथन सत्य हो जाता है। दूसरा, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)C में यूनियन और एसोसिएशन के बाद सहकारिता कोऑपरेटिव शब्द को जोड़ा गया था, तो यह भी एक परिवर्तन किया गया है, दूसरा सत्य है। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP में सहकारी समितियों के संवर्धन के संबंध में एक नया अनुच्छेद 39B जोड़ा गया था। तो ध्यान रखें, नया अनुच्छेद जरूर जोड़ा गया है नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन यह 39B नहीं है, यह प्रमुख रूप से है 43B। इस आधार पर हम देखें तो तीसरा कथन असत्य है, केवल पहला और दूसरा सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल 1 और 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री सुखपाल सिंह के द्वारा यहाँ पर इंटरव्यू में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर हम कृषि क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनको हल करना चाहते हैं तो हमें सहकारिता का जो क्षेत्र है उसको विस्तारित करना पड़ेगा और जो उसमें समस्याएं हैं उसका सुधार करना पड़ेगा। और सहकारिता प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका एक बड़ा समाधान माना जा रहा है। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नरसंहार के कारण नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में प्राप्त नोबेल पुरस्कार को त्याग दिया। ध्यान रखें, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में उनकी कृति गीतांजलि के लिए। लेकिन आप ध्यान रखें, नोबेल पुरस्कार को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस नहीं किया गया था, लेकिन 1919 में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके विरोध में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की जो एक उपाधि ब्रिटिश सरकार उनको दे रही थी उसको एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो नाइटहुड को लेकर उन्होंने एक तरह से जो प्रस्ताव था उनके सामने उसका उन्होंने एक तरह से समर्थन नहीं किया और इसको ठुकरा दिया था। इस आधार पर आप देखें तो पहला कथन गलत है। दूसरा, भारत की तत्कालीन सरकार ने घटना की जांच का आदेश दिया जिसे एक तरह से हंटर आयोग के द्वारा किया गया था, जिसमें 1920 में उक्त नृशंस कार्य के लिए डायर की निंदा की गई और उसे सेना से इस्तीफा देने का आदेश दिया गया। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, रॉलेट एक्ट 1919 सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर पारित किया गया था। तीसरा कथन भी सत्य है, पहला कथन असत्य है, दूसरा और तीसरा सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि नवतेज सरना की पुस्तक क्रिम्सन स्प्रिंग, इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो नरसंहार था उसी के प्रकाश में प्रमुख रूप से जो ये पुस्तक है उसका पूरा आधार बनाया गया है और पुस्तक में प्रमुख रूप से जो भी किरदार हैं उनको इसी कह सकते हैं घटना के इर्द गिर्द एक तरह से रचा गया है। इसी आधार पर हमने यह प्रश्न आपसे पूछा है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2019 में प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं, संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और वोल्ट यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है। पहला, LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। आप ध्यान रखें, जब हम LTE की बात करते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, तो यह प्रमुख रूप से एक तरह से जो 4G नेटवर्क है उसी का एक तरह से मानक माना जाता है, न कि 3G के रूप में विपणित किया जाता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा, LTE डाटा ओनली तकनीक और वोल्ट वॉइस ओनली तकनीक पर आधारित है। अब यहाँ ध्यान रखें, जब हम LTE की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से यहाँ पर डाटा का ट्रांसफर जरूर होता है, लेकिन जब वॉइस कॉल की बात करते हैं तो 2G और 3G का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत अगर हम वोल्ट की बात करें तो ये वॉइस ओनली तकनीक नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो डाटा और वॉइस यानी दोनों का ही एक तरह से जो संचरण है वो प्रमुख रूप से वोल्ट के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर हम वोल्ट तकनीक में ध्यान रखें कि जो भी हमारा एक तरह से डाटा वॉइस के रूप में होता है उसको डाटा में ही एक तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है।
तो वॉइस और डाटा अलग ना होकर वॉइस को डाटा के रूप में ही वोल्ट में एक तरह से आगे संचारित किया जाता है। इस रूप में अगर हम देखें तो वोल्ट केवल वॉइस ओनली तकनीक नहीं है। दूसरा कथन भी असत्य है, दोनों असत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, ना तो एक ना ही दो। दैनिक कुछ के अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम कुशियारा नदी संधि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह संधि अगर हम देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हस्ताक्षर की गई है और यह संधि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अगर हम देखें तो 1996 में भारत और बांग्लादेश के द्वारा गंगा जल संधि हस्ताक्षर की गई थी। उसके बाद यह दूसरी एक तरह से जल के संदर्भ में भारत और बांग्लादेश की संधि है। प्रमुख रूप से हम ध्यान रखें, जब हम कुशियारा नदी की बात करते हैं तो ये एक तरह से वितरणिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। नदियों के संदर्भ में आप ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं कि कोई एक बड़ी मान लीजिए प्रमुख नदी है, इसमें कोई दूसरी नदी आकर मिलती है, तो यह जो नदी होती है इसको हम प्रमुख रूप से कहते हैं कि यह सहायक नदी है या इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। इसकी तुलना में अगर हम देखें, मान लीजिए कोई नदी की धारा है और वो आगे चलकर दो भागों में बंट जाती है, यानी अगर हम प्रमुख नदी की बात करें और वो दो धाराओं में बंट जाती है तो ये जो धारा है इसको हम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरणिका के नाम से जानते हैं। तो यह एक तरह से वितरक नदी के रूप में अगर हम कुशियारा की बात करें तो यहाँ पर नदी प्रमुख रूप से क्या है, बराक। प्रमुख रूप से हम ध्यान रखें, जब हम बराक नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो एक तरह से मणिपुर भारत के राज्य से होता है। और बराक नदी में अगर आप देखें तो दो तरह की डिस्ट्रीब्यूटरी या दो वितरणिका, दो धाराएं इसमें से आगे जाकर बढ़ जाती हैं, एक सुरमा नाम से और दूसरी कुशियारा। बराक नदी के प्रवाह के संदर्भ में एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि इस नदी का जो अधिकांश पानी है वो इसकी जो वितरणिका या डिस्ट्रीब्यूटरी है कुशियारा उसमें पहुंचता है और दूसरी इसकी जो वितरणिका डिस्ट्रीब्यूटरी है वो है सुरमा। आगे चलकर अगर हम देखें तो बांग्लादेश में सुरमा नदी प्रमुख रूप से कुशियारी नदी में ही जाकर मिल जाती है और वहां पर बांग्लादेश में प्रमुख रूप से इसको कलनी नदी के नाम से एक तरह से जाना जाता है। तो ये जो परिवर्तन प्रमुख रूप से है उसमें आपको कुशियारा के संदर्भ में ध्यान रखना है कि यह भारत और बांग्लादेश की कुछ समय सीमा भी बनाती है और इसी आधार पर इसके जल के बंटवारे को लेकर विवाद की स्थितियां हैं। प्रमुख रूप से इसमें विवाद का कारण यह है कि इस नदी के कारण जो निचला असम का यानी लोअर असम का भाग है वहां पर और बांग्लादेश का जो सेलहट क्षेत्र है वहां पर बड़ी बाढ़ आती है। तो इसमें नियंत्रण की स्थितियां अगर दोनों देश बना पाएंगे तो यहाँ पर दोनों को फायदा है। इस समझौते के माध्यम से प्रयास ये है कि सर्दियों में कुशियारी नदी में पानी काफी कम हो जाता है और सिलहट के क्षेत्र में बांग्लादेश में खेती में लेकर समस्या आ जाती हैं, कारण सिंचाई के लिए पानी उतना उपलब्ध नहीं है। तो इस समझौते के माध्यम से कुशियारा नदी का जो पानी है उसके एक तरह से वितरण की स्थितियों को मजबूत किया जाएगा। इसी के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण की जो स्थितियां हैं उन पर भी दोनों देशों के द्वारा मिलकर नियंत्रण का काम किया जा सकता है। तो इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की स्थितियां एक तरह से हैं भारत और बांग्लादेश में। यह हमारा 11 सितंबर 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।